इनसे सहमत हूं कि हमें ऑफिसर्स को ट्रेंड करना होगा लीगली एंड सोशली ऑल्सो। आज प्रोटेक्शन ऑफिसर, मैंने कुछ रिपोर्ट्स खुद देखे हैं, मेरे पास कुछ मुकदमे आए जिसमें मैंने देखे हैं कि मैकेनिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर कंप्लेंट को रिप्रोड्यूस करता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर डजंट टेक, वो ये कोशिश नहीं करता, मेहनत करनी चाहिए, जो तहकीकात करनी चाहिए। और अगर जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर को पता चला कि इस तरह से कहीं वायलेंस हो रहा है तो ऑन द स्पॉट जाकर के अपना रिपोर्ट दे सकता है, जिसमें कई जो फ्रिवलेस केसेस हैं वो खत्म हो सकती हैं। देन जो कुशनिंग दिया गया है अबाउट काउंसलिंग, ये सारी चीजों को मजबूत कीजिए, जो विदेशों में काफी मजबूत है ये सारी चीजें। सर मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ। काउंसलिंग की बात खत्म हो जाए, इतनी लंबी बात नहीं, उन्होंने काउंसलिंग की जो बात की तो मैं उसमें काउंसलिंग में इन्होंने क्या लिखा है कानून में कि काउंसलिंग से पहले आप उस आदमी से अंडरटेकिंग लिख दो, देनी पड़ेगी उसको काउंसलिंग के टाइम पे कि भाई ही विल नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन फॉर द एलिग्ड एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, आप उससे पहले ही लिखना पड़ेगा इस कानून के हिसाब से आदमी को कि भाई ही विल नॉट, उसको कोई जस्टिफिकेशन देने का अधिकार नहीं। तो काउंसलिंग कैसे करेंगे, कैसा काउंसलिंग? दोबारा उसी मुद्दे पे आएंगे कि तो कानून इतना एक तरफा है और यूएन फंडिंग से बनता है, इसलिए प्रॉब्लम है। कानून का मकसद प्राप्त होगा या नहीं होगा, हम फिर उसी मुद्दे पे आएंगे शैलजा जी, क्योंकि बहुत फिर ये भटकाव हो जाता है। बोल रहा हूँ नहीं, आप बताएं, ये बात यही आ रही कि जैसे अगर ठीक है महिलाएं करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन अगर उसका दायरा थोड़ा सीमित कर दिया जाए, इसको केवल पुरुष तक हम रखें, तो आपको क्या नहीं लगता है कि दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी? जो इतनी शिकायतें आ रही हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, 498A में भी वही बात कही गई। मेरा कहना है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए। बाकी लोगों के पास कई और तरीके हैं इसको संभालने का, सिर्फ उनके लिए जो रात को ढकेले जाते अपने घर से, जो अब आप सर्वेंट क्वार्टर्स की बात अर्बन एरिया में देखिए, पॉश कॉलोनीज में भी ये हो रहा है। बिल्कुल आंख काले होके सुबह काम पे आ रही हैं, उसको तो बिल्कुल आपने हत्या किया है उसके ऊपर। जब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि पहले वहां पे दाखिल किया जाता है कि ये रिस्ट इंजरी नहीं है, आंख की इंजरी नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। पहले ये लिखा जाता है, हेल्थ वालों की, जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद लेकिन अगर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये आंख की इंजरी नहीं है, तो उसमें अगर कोई महिला की भूमिका है तो उसको मतलब हम जो है शामिल करेंगे, करना चाहिए, बहू को भी करने का प्रावधान देना चाहिए। ये मुश्किल है, ह्यूमन बीइंग की बात है। जब आप गुस्से में आते हैं तो कितने वाइफ्स हैं जो कोई चीज लेके फेंक देते हैं। तो कामेश्वर जी यही बात है कि अगर इस तरह से किसी को प्रताड़ित किया गया है, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है और उसमें एक महिला शामिल है, क्यों नहीं करेंगे उसके खिलाफ? ये मैं शुरू में मैंने कहा कि जो थ्रेशोल्ड में जब पहले कंप्लेंट जाता है तो उसमें एक डायरेक्शन पास होता है। नहीं, डायरेक्शन तो बाद में आएगा, लेकिन जब शुरू में ही आप इतने परेशान हो चुके हैं महिलाओं के द्वारा ही, आप अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे आवेदन में कि मेरी सास ने भी किया, मेरी ननद ने भी किया, आप ऐसा नहीं लिखेंगे? मेरी पत्नी ने भी किया, वो नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि आदमी तो कह ही नहीं सकता मेरी पत्नी ने कहा, कानूनी नहीं है उसके लिए तो बेचारे के लिए कुछ, और सास भी नहीं कह सकती कुछ, ना ननद कह सकती है, ना चाची कह सकती है। मैंने आपको शुरुआती दौर में ही कहा कि ये लेजिस्लेशन जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का प्रावधान है हर जगह। विदेशों में जॉइंट फैमिली बहुत कम है, नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिलीज ही है जहाँ हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, बच्चे मेजर हो वो फिर अपने इंडिपेंडेंट अलग रहते हैं। उनको ध्यान में रखकर के लेजिस्लेशन बनाया गया और उसी तरह से यहाँ भी इसको लाया गया। इन्होंने जो, मैं आपको अपने घर के काम वाली हमारे एक आती थी, मतलब पड़ोस में, वो क्या कहती है कि मेरी जो बहू है वो मेरे को रोज धमकाती है कि भाई मेरे लिए ये कर, मेरे को ये मेरा हस्बैंड वहां लेके जाएगा, मेरे लिए ये करेगा। मुझे सारी बात मेरे को अपनी बहू की माननी पड़ती है, काम वाली कह रही है, और रो के कह रही है कि भैया हम क्यों, क्योंकि बोलती है तुम सबको जेल पहुंचा दूंगी, इतने सारे मेरे कानून है। तो ऐसा नहीं है कि लोअर तबके में नहीं, ये जो बात की ना, वो लोअर तबके की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो हस्बैंड क्या कहता है, ठीक है भैया तू ज्यादा करके जेल चले जाऊंगा। वो जेल हस्बैंड को भेजना नहीं चाहती, क्योंकि जेल चला जाएगा तो बच्चों का और उसका खर्चा कैसे चलेगा, खाली इस करके वो थोड़ी कम रह जाती है ना। आप खुद कहें जेल तो नहीं भिजवा रही है, अपने मनमर्जी गलत सही सारी बात माननी पड़ती है। राय साहब ने जो कहा, जो हमारा वातावरण है और किस मुद्दे पे ये बना था वो हमने ध्यान में नहीं दिया। ये NFHS में एक और सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं कह रही हूँ, उसमें क्या पाया गया कि 4 परिस्थिति में थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्टेबल है डोमेस्टिक वायलेंस घरों में। नंबर 1, अगर लड़की ने बहू या सास या बहू ने सास या ससुर को खाना वाना ठीक नहीं दिया या बदतमीजी की, माने बोलने में। दूसरा, अगर उसने बगैर बताया घर के बाहर गई
इसके भी डोमेस्टिक वायलेंस की केस हो जा सकते हैं। अगर वो बच्चों को जो भी है, जो अच्छी तरह उनको पालना चाहिए, नहीं किया, अगर हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, पूरी इंडियन सोसाइटी के 4 ये एग्जाम्पल्स में एक्सेप्टेड है कि हक है आदमी का उसके ऊपर हमला करना, तब तो ये एक मेंटल थिंकिंग हम बहुत बहुत पीछे है। तो एकदम से एनएचएस का बात करते हैं, एनएचएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिफॉर्म की फंडिंग वालों से इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्होंने क्या बात में नहीं जाएंगे किसकी फंडिंग से क्या, हस्बैंड को भी हमने सर्वे किया ना, जो वही सेम क्वेश्चन हमने हस्बैंड के साथ रखे, तो 99% हस्बैंड के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई आपको पूरी जिंदगी में कभी भी किसी ने तेज आवाज में बोला तो हस्बैंड भी बोल देगा डोमेस्टिक वायलेंस से, वाइफ भी बोल देगी, और वो वाइफ बोलेगी, उस सर्वे को एनएचएफ सर्वे करके हर जगह टीवी में गाते रहेंगे या अखबारों में गाते रहेंगे। ये वो क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। बजाय कि इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की औरतों को उसमें पार्टी बनाया जाए ना बनाया जाए, मेरा ये कहना है कि जो एक्ट के अंदर कुशनिंग सिस्टम दिया है, उस कुशनिंग सिस्टम को मजबूत प्रोटेक्शन दोनों को बनाओ, या तो दोनों महिलाओं को दो, सास ननद को भी दो, या नहीं दो, किसी को मत दो। ठीक है, चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। कामेश्वर जी अंतिम टिप्पणी करें। तो एक जो कुशनिंग सिस्टम दिया गया है एक्ट के अंदर में, उस कुशनिंग सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को, काउंसिलर को, वेलफेयर ऑफिसर को, या जो शेल्टर होम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इन सारी चीजों को मजबूत एक और चीज तो मैं सोशल पर्पस 10 सेकंड उसमें जो राजस्थान में पाया गया है कि कंटेम्प्ट लॉ भी यूज करने शुरू हो गए हैं मैजिस्ट्रेट्स, जो ये प्रोटेक्शन ऑफिस के, ऐसे तो नहीं चल सकता है, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। माफ कीजिए, मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी महिला, क्योंकि वो महिला राइट एक्टिविस्ट है, जो वो बोले वो दे दे और वही सही है। ठीक है, शैलजा जी, कामेश्वर जी, संदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून बनाने का मकसद यही होता है कि किसी के प्रति अन्याय अत्याचार नहीं हो, और चूंकि पारंपरिक रूप से महिलाएं पिछड़ी रही हैं और शोषित रही हैं, इसलिए कानून महिलाओं के पक्ष में ज्यादा बनाए गए हैं। पुरुषों को शायद उस कानून की जरूरत नहीं रही है। पारंपरिक तौर पे अब शायद इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि महिलाएं भी अत्याचार करती हैं, तो एक दूसरी बात है, लेकिन जो परंपरा रही है उसके तहत ये देखा गया कि वो कमजोर महिलाएं ज्यादा रही हैं, और आज भी गांव में स्थिति कमोबेश वही है। लेकिन यह है कि कानून का दुरुपयोग नहीं हो, और जो कानून का मकसद है कि किसी के प्रति अन्याय अत्याचार नहीं हो, उसको प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। जैसी की बात आई सामने चर्चा में कि प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको सजग बनाया जाए, और इस तरह का कोई दुरुपयोग नहीं हो। आपस में बातचीत से जो काउंसलिंग है, सलाह दे करके भी हल किया जाना चाहिए, और परिवार टूटे नहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें भेज सकते हैं आमने सामने dd.nic.in। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं आमने सामने, कमरा संख्या 511, दूरदर्शन भवन, टावर 2, कॉपरनिकस बाग, नई दिल्ली 11001। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।